चलिए दो तीन बातें सुनो, समझो और जानो। स्नेल का नियम तो सब जानते हैं। तो स्नेल के नियम में आप लोग जो पढ़े हैं वो तो इस्तेमाल करते ही होंगे। साइन आई बटा साइन आर बराबर कितना? म्यू बोलते होंगे नॉर्मली। अपर्तनांक या अपर्तनांक नियतांक होता है। अपर्तनांक पर हम लोग बात करेंगे। म्यू को क्या बोलते हैं? अपर्तनांक। साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू कितना? म्यू। म्यू को क्या बोलते हैं? अपर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है इसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, अपर्तनांक क्या है? तो अपर्तनांक आपको प्रकाशीय रुकावट का नाम है। प्रकाश की किरणें अगर हवा और निर्वात में चलेगी तो बहुत आसानी से चलेगी, उसके चाल पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि सबसे तेज चाल रहेगा निर्वात में। हवा में थोड़ा बहुत, हवा के जो पार्टिकल है ना, तो प्रकाश की चाल को कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतना कम कर पाते हैं उसको हमको लगता ही नहीं कि उसका चाल घटा। तो प्रकाश जब हवा में है या निर्वात में है तो चलेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। लेकिन पानी में जाएगा ना तो उतनी स्पीड नहीं रहेगी। तो पानी में जाएगा तो कितना स्पीड होगा इसको बताने के लिए कोई तो चाहिए। या कांच में जाएगा तो कांच में जाने के बाद कितना स्पीड होगा प्रकाश का, उसको बताने के लिए कुछ चाहिए। पानी में प्रकाश की चाल क्या है, कांच में प्रकाश की चाल क्या है, कोई तेल में प्रकाश की चाल क्या है, अलग अलग मीडियम में प्रकाश की चाल अलग अलग हो जाएगी। तो कितनी कितनी हो जाएगी, इस बात को जानकारी देने के लिए आपको काम आता है कौन? अपर्तनांक। अपर्तनांक का डेफिनेशन आप लोग 10th वगैरह में पढ़े होंगे कि हवा और निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिस माध्यम का अपर्तनांक निकालना है। चलो, परिभाषा से ज्यादा मतलब होता है कि परिभाषा में आने वाले कॉन्सेप्ट का आशय समझ लें। परिभाषा में क्या बताने की कोशिश किया, इस कोशिश को समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अपर्तनांक का डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाले हैं, क्योंकि 10th का काम हम लोग 12th में नहीं करेंगे, वो सब तो कर चुके है ना। रामायण तो है नहीं कि इसे बार बार सुनाया जाए तो पुण्य ही मिलेगा। बाप, रामायण आप जितना बार देखिए उतना ही आप पुण्य कर्म कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या रिपीट करना है, बड़ा हुआ चीज है, दोबारा रिपीट करेंगे तो जेठालाल वाला सीरियल देखल है, दोबारा देखो मजा नहीं आएगा। अपर्तनांक का मतलब देखो, जैसे हमने कह दिया ऐसे, देखो ध्यान से, ऐसे लिख दिया म्यू डब्ल्यू बराबर 1.33, इतना दे दिया। तो म्यू मतलब अपर्तनांक से है और डब्ल्यू का मतलब वाटर से है। इसका मतलब हो गया कि पानी का अपर्तनांक दे दिया है 1.33। अच्छा, पानी का अपर्तनांक 1.33 दिया है तो इसका मतलब क्या है? ये सवाल 2 अंक का है। कह देगा हीरा का अपर्तनांक इतना है तो इसका मतलब समझाएं, कांच का अपर्तनांक इतना है तो इसका मतलब समझाएं। उसी तरह से 2 अंक का सवाल आएगा कि पानी का अपर्तनांक 1.33 है तो इसका मतलब क्या है। तब इस बात को समझाने के लिए इस तरह के सवाल आवे ना, तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल की ओर भागिए, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है। न्यूमेरिकल बनाइए। तो बताइए, पानी का अपर्तनांक दिया है 1.33 और पानी के अपर्तनांक का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू डब्ल्यू बराबर सी एयर या वैक्यूम, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, और बटा यहाँ क्या लेंगे? सी डब्ल्यू, पानी में प्रकाश की चाल। अब यहाँ पर सी एयर या वैक्यूम लिख देंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड लिख भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते हुए यूनिट सूत्र में शामिल करने की जरूरत नहीं होती। आप न्यूमेरिकल का मतलब समझिए सांख्यिकी या अंकिकी। अब अंकिकी में होता क्या है? अंकिकी मैंने कार्यक्रम किसका चलेगा? अंक का। मात्रक देखने की जरूरत नहीं, मात्रक लास्ट में आप अपने थ्रू रख दीजिए। क्या होगा? राशि पहचान लीजिए, उसके अनुसार मात्रक रख दीजिए। तो म्यू डब्ल्यू निकालना है तो हवा है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा पानी में प्रकाश की चाल। अच्छा, पानी में प्रकाश की चाल हमें दिया हुआ है? नहीं दिया है। अच्छा, पानी का अपर्तनांक दिया है?
कितना दिया है 1.33 यहाँ रख देंगे और 3 गुने 10 के पावर 8 रख देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे CW। अब CW यहाँ आ जाता है। अब यहाँ कितना हो जाता है 3 गुने 10 के पावर 8 बटा में कितना 1.33। अब बताइए इसको आप डिवाइड करोगे 2 अंक के बाद दशमलव है 300 ऊपर बना दो 133 नीचे रख दो तो ऊपर कितना हो जाएगा CW बराबर कितना हो गया ऊपर कितना 300 नीचे कितना 133 गुने कितना 10 के पावर 8। 300 में 13 से डिवाइड करिए फट से जल्दी बताइए कितना आ रहा है 300 में 13 से डिवाइड करो जल्दी दशमलव के कम से कम एक अंक तक भरना था। आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महारी। आलस ही शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी आदमी की कितना हुआ 23.2 कितना बढ़िया आता है अनुमान लगा दो 13 से 30 में कर दिए 13 कहाँ था एकरा में आप 13 का थे सर 133 है 133 लिखा हुआ है ना 133। अच्छा बोल दे लेकिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है 133। अगर हमने 13 लिख दिया है तो 133 है 133 तो लिखे हुए कितना होगा बोलो 2.3 यानी बताओ 2.3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल घटले की बढ़ले हवा में प्रकाश की चाल कितना था 3 गुने 10 के पावर 8। पनिया में प्रकाश की चाल कितना 2.3 गुने 10 के पावर 8 तो 10 के पावर 8 और 10 के पावर 8 बराबर है लेकिन आगे वाला अंक ही 3 है कितना है 2.3 है तो ये तो छोटा हो गया ना। यानी अब इसको लिखना पड़ेगा इस तरह का प्रॉब्लम अगर आ जाए 2 अंक में आता है कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है इसका मतलब समझा। तो पहले पानी में प्रकाश की चाल निकाल देना और लिख देना निकालने के बाद कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है इसका मतलब यह है कि पानी में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड से घटकर 2.3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इतना ही मतलब लिख देना। तो अपवर्तनांक रहेगा। अब आपको मतलब समझाना हो तो जिस मीडियम का अपवर्तनांक देगा उस मीडियम में प्रकाश की चाल निकाल करके थोड़ा सा डायलॉग लिख देना कि मान लो कांच का दे दिया 1.66 और कांच का दे दिया 1.66 वहां कुछ आ गया चाल यहाँ पर किसका दिया था पानी का तो पानी में प्रकाश की चाल निकाल ली और जो भी चाल निकला वो हवा की चाल से कम निकला ना हवा में चाल से कम निकला या निर्वात की चाल से कम निकला। तो बतिया हमें केवल एग्जामिनर को समझा देना है बता देना है कि देखिए ऐसा हुआ कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है तो इसका मतलब यह है कि पानी में प्रकाश की चाल घटकर 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड से घटकर कितना हो जाएगा 2.3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अपवर्तनांक का मतलब समझ में आया। यानी अपवर्तनांक आपको किसी मीडियम का दिया हो अपवर्तनांक किसी भी मीडियम का दिया हो अब उसमें आपको कुछ मिल सकता है तो उसमें प्रकाश का क्या मिल सकता है चार्ज। कांच का अपवर्तनांक दे दिया तो कांच में प्रकाश की चाल निकाल दीजिएगा है ना। पानी का अपवर्तनांक दे दिया तो पानी में प्रकाश की चाल निकाल दीजिएगा। यानी प्रकाश की चाल माध्यम में क्या होगा इस बात को बताने के लिए मदद करता कौन है अपवर्तनांक। ठीक है ना। तो अपवर्तनांक के सेंस में हम लोग यही लेते हैं। अब देखो स्नेल के नियम में अपवर्तनांक का सूत्र हम थोड़ा लिख देते हैं जो बच्चे नहीं जानते हैं 10th नहीं पढ़े या फिर कोरोना की कृपा से पास हुए हैं उनके लिए। कोरोना कृपा किया है 2 लाख विद्यार्थी जो मैट्रिक में फेल हो गए थे ना वो कोरोना कृपा के माध्यम से उन्हें पास करा दिया गया। पढ़े होंगे बिहार न्यूज वगैरह सबको पास कर दिया गया। हम तो ना करेंगे क्योंकि कृपा में पलने वाला हमेशा कृपा में रहना चाहिए। देखिए एक होता है आपेक्षिक अपवर्तनांक। कौन सा अपवर्तनांक पहले तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला लिख देते हैं म्यू बराबर
देखो अपर्तनांक से कोई एन से दिखाता है, कोई म्यू से दिखाता है। मेरी आदत में म्यू शामिल है तो म्यू से दिखाऊं। आप अगर एन से दिखाइएगा तो कोई गला नहीं काट देगा। सही है। भारतीय भवन के किताब में एन लिखता है और अदर बुक में क्या लिखता है, म्यू लिखता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। सी एयर या वैक्यूम, समझ रहे हो ना? क्या समझ रहे हो? हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, बटा में कौन? सीएम, मीडियम में प्रकाश की चाल। ये अपर्तनांक किसका? मीडियम का। ये लिखने का टेक्निक होगा। देखो यहाँ पानी लिखेंगे तो यहाँ पानी लिखेंगे, यहाँ कांच लिखेंगे तो कांच लिखेंगे, यहाँ तो हवा लिखना ही पड़ेगा। अच्छा, इसको एक और भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हवा माध्यम युग्म। हवा और माध्यम का कंपेयर हो रहा है ना, तो हवा माध्यम युग्म। जैसे कह देगा थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कि पानी, हवा पानी के युग्म अपर्तनांक 1.33 है, तो केकर अपर्तनांक दिले? हवा पानी, तो हवा तो भाई सबके साथ है, अब पानी के साथ जोड़ा लगा दिया तो पानी का अपर्तनांक दिया कितना? 1.33। तो बोलने का टेक्निकल वर्ड्स होता है, इस तरह के शब्दों से आपको फंसाता है। कहेगा कांच पानी युग्म, कांच पानी युग्म माने कांच पानी में, कांच किस में है? कांच हवा युग्म माने कांच कहाँ है? हवा में। तो ऐसे कंडीशन में भी आता है। अब ऐसा कंडीशन में आ जाए तो उसको आप ऐच्छिक अपर्तनांक से डिसाइड करते हैं, पढ़े होंगे 10th में, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थोड़ा इसको देख लो इसको जल्दी। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब आपेक्षिक अपर्तनांक। इधर ध्यान मत देना। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें क्या होगा कि दो माध्यमों के अपर्तनांकों के बीच तुलना होगा। तुलना मतलब अनुपात होगा। अरे तुलना बोले ना कि जब भी तुलना करना हो तो रेशियो निकालो ना, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे कि यह दो माध्यमों के अपर्तनांकों का तुलना है या अनुपात। अब इसको पढ़ने का टेक्निक सुनो, ऐसे लिखा हुआ रहेगा म्यू डब्ल्यू जी, तो जो आगे लिखा होगा उसको आगे पढ़ना और जो पीछे लिखा होगा उसको पीछे, पीछे मानेंगे ना ऐसे। देखो पानी का अपर्तनांक कांच के तुलना में, केकर अपर्तनांक केकर तुलना में? पानी का अपर्तनांक कांच के तुलना में। अच्छा ऐसे लिख दे, क्या पढ़ेंगे? कांच का अपर्तनांक पानी के तुलना में। पढ़ लीजिएगा ना, पढ़ने का टेक्निक होगा कांच का अपर्तनांक पानी के तुलना में, एकर अपर्तनांक एकर तुलना में, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। अब इसका फॉर्मूला लिखना हो तो सीधा लिखना कांच का अपर्तनांक पहले म्यू जी और पानी का अपर्तनांक बाद में म्यू डब्ल्यू। आसान है ना एकदम। अगर यही होता क्या म्यू डब्ल्यू एयर, बता दो तो इसको क्या लिखेंगे? पानी का अपर्तनांक हवा के तुलना में, फिर हवा के अपर्तनांक। अच्छा हवा का अपर्तनांक तो 1 होता है, तो इसको हम कितना लिख देंगे? म्यू डब्ल्यू। केवल 1 लिखने की नीचे जरूरत है नहीं। तो देखो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कभी कभी म्यू डब्ल्यू लिख देगा ना तो म्यू डब्ल्यू के आगे ए लगा देगा तो कंफ्यूजन बढ़ा देता है, और इसलिए कंफ्यूजन कर देता है कि आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि ए लगाने से कोई प्रॉब्लम। अगर कोई ये कह दे म्यू जी ए तो ये केकर अपर्तनांक कह रहा है? कांच का। जैसे म्यू डब्ल्यू ए तो केकर अपर्तनांक कहा था? पानी का। यहाँ तो 1 हो गया था तो दिस वैल्यू बिकम 1, ये वैल्यू कितना हो गया था? 1। तो ये 1 रखोगे तो खाली म्यू डब्ल्यू ए ना रह जाता है। तो ये बोलने का टेक्निक होगा, बताने का तरीका होगा। कभी कभी ऐसे लिख देता है म्यू डब्ल्यू जी, तब हम समझेंगे कि ना पानी का अपर्तनांक किसके तुलना में। अब अगर एयर यहाँ लिख दिया तो बोलेंगे पानी के अपर्तनांक है, हवा से तुलना तो भाई होवे करता है, ना भी करो तो हम मान लेंगे कि किससे तुलना की है। तो म्यू डब्ल्यू एयर लिखा है तो समझ लेना कि पानी का अपर्तनांक है, एयर लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ दूसरा कुछ लिख दिया ना,
तब लिखने की जरूरत है। कांच लिख दिया तो कांच लिखे, पानी लिखा पानी लिखे, जो लिखा उसको नीचे लिखे। ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। शॉर्ट में लिख देते हैं, आप लोग 10th में पढ़े होंगे, इसमें ज्यादा हम टाइम नहीं देंगे, याद दिला दिए हैं केवल। तो देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में बोलते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। क्या होते हैं? आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा μ21, बोलो क्या पढ़ेंगे? 2 का अपवर्तनांक 1 के तुलना में, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? μ2 बटा, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? μ2 एयर बटा μ1 एयर लगा सकते हैं ना? अभी बताएं कि एयर लगा सकते हैं। एयर लगाने से कोई दिक्कत नहीं है। आगे एयर है तो पीछे वाला का अपवर्तनांक है, आगे एयर है तो पीछे वाला का अपवर्तनांक। एयर का अपवर्तनांक कितना होता है? 1। इसको रखने की जरूरत नहीं। तो ये होता है अपेक्षिक अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो यह प्रकाशीय रुकावट को व्यक्त करने वाला एक संख्यात्मक मान होता है, जिससे हमें पता चलता है कि अभीष्ट माध्यम में अगर प्रकाश की किरणें जाएगी तो वहां पर उसका चाल कितना प्राप्त होगा। एकदम नया डेफिनेशन, किताब से हट के सोचो। खाली वाला मत लिखो कि हवा और निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये वो भी लिखेगा जो रट के गया। अब आप ये लिखोगे तो आप सीख के गए। अब बिहार बोर्ड या कोई बोर्ड यही नहीं कहता है प्लीज आप अपनी भाषा का मतलब समझदारी में उत्तर दें, अपने से उत्तर दें, अपनी भाषा प्रकट करें। क्या बोले? अपवर्तनांक का डेफिनेशन बोलो। अपवर्तनांक एक प्रकार का प्रकाशीय रुकावट को व्यक्त करने वाला संख्यात्मक मान होता है, जिससे हमें पता चलता है कि अभीष्ट माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी। जिस माध्यम का अपवर्तनांक पता होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना आसान हो जाता है। बोलो जितना बोलो। अच्छा, फिर आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है? तो 2 माध्यमों के अपवर्तनांकों का अनुपात होता है। पढ़ने का तरीका क्या होता है? तो आगे वाले स्क्रिप्ट को पहले पढ़ते हैं, पीछे वाले से तुलना करते हैं। हम अक्सर ऐसी तुलना करते हैं, किससे? पीछे से। तो 2 माध्यम का तुलना हमेशा, आगे का तुलना आज की तुलना आपको कल से किया जाएगा, आने वाले कल से करना उचित नहीं। हम लोग ऐसे बोलते हैं, मोटा के ले रहे तो क्या बोलेंगे? पहले से। दुबरा के ले रहे पहले से। हम ऐसे कहे कि बाद से पहले मोटा, बाद ऐसा कुछ बोलते हैं क्या? लैंग्वेज नहीं बन रहा है। पहले से मोटा हो गए, पहले से बड़ी बुरा गए, ज्यादा फेयर लवली चाट रहा है। हाँ, फेयर लवली लगावे से गोर नहीं होता, हम लगा के देखे हैं। उसको चाटो, ऐसे लोग चाटो, देखो वो अंदर जाएगा, अंदर में ब्लड शुद्ध करेगा तब गोर हो जाइएगा। भोजपुरियन को कुछ समझाओ, फेयर लवली चटवा दिया है। फेयर लवली खाते हैं, फेयर लवली पीते हैं, करते क्या? छोड़ दो, जाने दीजिए, बेच देना जाते करके नहीं कोई के, वरना पानी देके पहुंच जाएगा तो हम उतना पॉपुलर है नहीं। लेकिन पॉपुलर नहीं है तो हम भी ओवरे के हैं, बिगड़े हुए क्षेत्र रहते हैं, तो हम सुधरल थोड़ी ना। ये बोलने का टेक्निक होगा, याद रखना। अपवर्तनांक और अपेक्षिक अपवर्तनांक में फर्क इतना है कि अपवर्तनांक हवा से तुलना करता है, अब अपेक्षिक अपवर्तनांक माध्यम का तुलना माध्यम से। समझ में आया? अपवर्तनांक क्या है? माध्यम की तुलना हवा से है। अब अपेक्षिक अपवर्तनांक माध्यम की तुलना दूसरे माध्यम से। और कोई बड़ी बात नहीं। ये जो स्नेल का नियम लिखे है ना, जाइए आसपास में एक ससुरारी होगा, भाई बता रहा है कि हम गुजर रहे हैं ना, ये बजाना बहुत जरूरी है। इतना तो तेज बजाता है फिर भी लोग सुन कहाँ पाता है, वो तो सुने रहता है, कान में ईयरफोन लगाते हैं। अब पीछे से बेचारा भूखू बजाया जा रहा है, अब जब सट जाएगा उसका देख फट जाएगा तब कहेगा कि यार अब हम कहाँ।
अब देखो यहाँ पर स्नेल के नियम एक जगह फेल कर जाता है। कहां पर फेल होता है? स्नेल का नियम देखो, स्नेल के नियम में यही ना बताया गया कि आपतित किरण और इसके अंदर जाके मुड़ जाती किरण ना। अच्छा, ये आगे बढ़ाओ कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण कितना? और अभिलंब और मुड़ने वाले किरण के बीच कोण कितना? आपतन कोण की जया, पर्दा मत बोलना, जया जया पर्दा बोल। आपतन कोण की जया, अब इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण की जया का अनुपात माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। लेकिन कब? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरर क्या है, गलती क्या है, कहाँ फेल कर जाएगा ये बताइए। ई वाला किरण अभिलंब पर आके टकराएगा तो आई का मान कितना पाएगा? 0 ना। अरे अभिलंब से तिरछा टकराया तब ना एंगल बना। अब अभिलंबे पर टकरा जाए, एकदम सोझे टकरा जाए तो आई का मान कितना होगा? 0। अब आर का भी मान कितना होगा? 0। आई और आर दोनों का मान 0 करो तो देखो ब्लंडर यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। आई का मान 0, आर का मान 0, साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0 और 0/0 को सॉल्व करने में तेज रामानुजम पगला गए। बताया था ना, फिजिक्स का प्रथम दिन याद करो जब मैंने बोला था शुरुआत हम 0/0 से करते हैं, वहीं से ले जाते आपको डिफरेंशिएशन के अस्तित्व तक कि 0/0। एक लड़का कहा कि कितना होता है? 1 का है, जितना ऊपर उतना नीचे 1। 4/4 कितना? 1। 2/2 1। 3/3 1। तो 0/0 1। ताकि बिल्कुल बढ़िया, बहुत तेज है तो बहुत बढ़िया, बहुत तेज। 0 में 0 से भाग देंगे कितना? 1। दूसरा लड़का खड़ा हो गया, कहा कि ना सर जी के बुझाता है ना, ये जो लड़का बता रहा है ना ओकरे बुझाता है। 0/0 0 होगा ना सर, 1 कैसे होगा? तो कहा कि तू कैसे कर रहा है इधर बुझापन मारी। तो कहा कि 0/0 0 होगा। पूरा कहानी सुनाए तो रिपीट करो यार। 0/0 एगो कहा कि 1 होगा, क्यों? जितना ऊपर है उतना नीचे है तो 1 हो जाता है। एगो कहा कि ना 0 होगा सर, क्यों? चूंकि 0/4 कितना? 0। 0/3 कितना? 0। 0/2 कितना? 0। यानी ऊपर 0 रहे के चाहे नीचे अंडा टमाटर भंटा कुछ भी रखो कितना? 0। तो ऊपर 0 है, नीचे 0 भी रहेगा तो ऊपर के 0 के कारण कुछ हो जाएगा 0। एक और लड़का खड़ा हुआ, कहा कि भी गलत है सर, ना इसको आता है ना उसको आता है, हमको आता है। 0/0 अनंत होगा सर जी। कैसे? सर आप ये ना बताए कि 3/0 कितना? अनंत। 2/0 कितना? अनंत। ऊपर टमाटरो रख करके 0 से भाग दीजिएगा तो कितना? अनंत। ऊपर हम 0 भी रख देंगे, 0 से भाग देंगे तो कितना? बड़ा भयानक रिजल्ट आ रहा है। अब तीनों व्यक्ति का कंक्लूजन बिल्कुल सही है, कंक्लूजन सही है। तीनों का लॉजिक गलत हो जाएगा तो आप कैसे गलत हो जाएगी? लॉजिक सही हो जाएगा तो आपको कोई गलत कर देगा? अरे दुनिया में आपकी बात सच है कि झूठ है, प्रमाणित कर दिया तो सच है, ना प्रमाणित किया तो। अगर मैं भगवान कह दूं कि सूर्य भगवान है और मैं इन्हें प्रमाणित कर दूं कि भगवान है तो मानना पड़ेगा क्या? तुम मान ही लेगा कि हाँ वाकई में क्या है भगवान? प्रमाणित नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि यही तो दुर्लभ है कि सत्य का कोई प्रमाण नहीं है। तो ये सत्य है, उस सत्य को कोई प्रमाणित करने का गुस्ताखी। अब कोई कह देगा कि सूर्य है, बताओ प्रमाणित करो। प्रमाणित करो, कोई आइडिया, कोई तरीका? कुछ नहीं आपके पास। आपको मन है सत्य है तो मानो, ना मन है तो सत्य मत मानो, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। लॉजिक ही आपको जीत और हार दिलाती है, आपको सत्य को झूठ और झूठ को सत्य बनाती है। एक लॉजिक आपको अदालत में मर्डर करके गए, आपका जो जज क्या है, वकील है, आप वकील को सेट किए, वकील जो है वो क्या कर दिया, अदालत में प्रूफ कर दिया कि मर्डर इसने नहीं किया था। आप बाइज्जत बली होंगे। वहां जज साहब कहेंगे कि अदालत आपकी कीमती समय, हालांकि कीमती समय है नहीं, गोबरे उठाता था, आपकी कीमती समय को जाया किया, इसके लिए अदालत
क्षमा चाहती है और कानून व्यवस्था से अनुरोध करती है कि किसी आपराधिक किसी निर्दोष को इस तरह से परेशान ना किया जाए। हालांकि तू गर्दन काट के गया, लेकिन वहां निर्दोष न साबित कर दिया, और निर्दोष साबित कर दिया तो आपका झूठ उसके लॉजिक से सत्य में कन्वर्ट हो गया, है ना, मानना पड़ गया। यहाँ पर अगर हम जाएं मार्केट में कहें कि 0/0, कोई कहेगा 1 तो उसका भी लॉजिक सही है, कोई कहेगा 0 उसका भी लॉजिक सही है, कोई कहेगा अनंत उसका भी लॉजिक सही है। और लॉजिक सही है तो गलत व्यक्ति नहीं हो सकता है, राइट ऑन है ना। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो याद रखना, स्नेल का नियम कहाँ फेल कर जाता है? अभिलंब आपतन की स्थिति में स्नेल का नियम फेल करता है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में 0/0 कंडीशन अलाउड हो जाता है। 0/0 अनिर्धारित है, ये मैथमेटिकल एरर है, गणित की त्रुटि है। बहुत सारे ऐसे गणित हैं जिनको सॉल्व नहीं किया जा सकता, जैसे 0/0 उनमें से एक उदाहरण है। अब कोई कह देगा कि 0 के पावर 0 सर ये भी इसको सॉल्व नहीं कर सकता गणित वाला। और जो गणित सॉल्व नहीं कर पाया उसे हम लोगों ने मैथमेटिकल एरर कह दिया, जिसके लिए हम लोग अलग तरीका, अलग इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं। 0/0 मैथमेटिकल एरर के अंतर्गत आता है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। 0 के पावर 0 देव कह देगा कि सर 0 के पावर 0/1, क्योंकि दुनिया के कोई भी संख्यों के संख्या के ऊपर पावर 0 होता है, तो देव कह देगा कि सर 0 पर कितना हो पावर चढ़ाइएगा तो कितना होगा? 0 होगा। देव को कहेगा कि 1 है, वे को कहेगा कि कितना है? 0 है, तो फटाफटी होगा ना। तो यहाँ पर गणित में यही तो है कि कोई भी नापे मेजरमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, तब सही है। 4 जोड़ 3 7 मेरे लिए भी और दुनिया के हर व्यक्तियों के लिए भी। ऐसा नहीं ना है कि हम PhD कर लेंगे तो 4 जोड़ 3 15 हो जाएगा, नहीं ना होगा। हम तीसरा में भी 4 जोड़ 3 7 पढ़े, इंटर में भी 4 जोड़ 3 कितना पढ़ रहे हैं? 7 ही पढ़ रहे हैं।